नमस्कार मित्रों, ज्ञानधारा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज की पहला लेक्चर लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं और हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि का इतिहास। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, विज्ञापन संख्या 51, NTA नेट और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी तथा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सभी परीक्षाओं में सामान्य रूप से उपयोगी है। और देवनागरी लिपि के एक संपूर्ण इतिहास पर हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है तथा लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। अर्थात अगर उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त करें उसे हम भाषा कहते हैं, और जब उसी को हम लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से अपने भाव या विचारों को व्यक्त करें तो उसे लिपि कहते हैं। बात करें विश्व की प्राचीनतम लिपियों की, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि है चित्रलिपि और भारत की प्राचीनतम लिपि है सैंधव लिपि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसलिए हम बात करें अब हिंदी साहित्य में देवनागरी लिपि के इतिहास पर। यह तो था सामान्य परिचय। बात करें तो भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध थीं। एक थी आपकी सिंधु घाटी, दूसरी थी खरोष्ठी और तीसरी थी ब्राह्मी। अगर हम बात करें सिंधु घाटी, खरोष्ठी या ब्राह्मी, इन सभी लिपियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ललित विस्तार। कहीं कहीं इसके नाम पर ललित विस्तरा भी मिलता है और कहीं कहीं ललित विस्तार मिलता है। इसी ग्रंथ में अशोक का जो समय था, अशोक का जब कार्यकाल चल रहा था, उस समय की लिपि को ब्राह्मी लिपि कहकर बुलाया गया है। इसी प्रकार हम बात करें ब्राह्मी लिपि की कुछ और बातों के बारे में, तो डॉक्टर वुलर महोदय ने ब्राह्मी लिपि में 41 वर्णों की कल्पना की है। वो कहते हैं ब्राह्मी लिपि में कुल 41 वर्ण थे, जिनमें से 9 स्वर थे और 32 व्यंजन थे। अगर हम ब्राह्मी लिपि के इतिहास पर और बात करें तो ब्राह्मी लिपि का जो सबसे प्राचीनतम नमूना है वो हमें पिपराला का जो स्तूप है, जो बस्ती जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, पिपराला का स्तूप जो बस्ती जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और बड़ली गांव जो अजमेर राजस्थान में है, वहां से प्राप्त हुआ है 500 ईसा पूर्व। यानी अगर हम ब्राह्मी लिपि के इतिहास की ओर अंदर घुसकर जानकारी इकट्ठा करना चाहें कि देवनागरी लिपि कहाँ से आई, तो उसके पहले हम उसके इतिहास को समझेंगे। तो हम समझ रहे हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो ब्राह्मी लिपि के बारे में एक चीज़ हमको क्लियर हो जाती है कि ब्राह्मी लिपि के जो प्राचीनतम नमूने हैं वह प्राप्त होते हैं पिपराला के स्तूप अर्थात बस्ती से, और बड़ली गांव जो कि अजमेर में है वहाँ से 500 ईसा पूर्व के आसपास। यह तो था ब्राह्मी लिपि का इतिहास। अब जरा देखते हैं खरोष्ठी का। जो खरोष्ठी लिपि है, इसके जो प्राचीनतम नमूने हैं वो साहबाजगढ़ी और मानसेरा, साहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख हैं जिनका संबंध अशोक से था, वहां से प्राप्त होते हैं। जो खरोष्ठी लिपि है इसका उद्भव अरमाइक लिपि से स्वीकार किया गया है, और सबसे बड़ी विशेषता है खरोष्ठी लिपि की कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ तक हमने 2 लिपियों के बारे में जान लिया। हमने 3 का जिक्र किया था, पहली थी सिंधु, दूसरी थी खरोष्ठी और तीसरी थी ब्राह्मी। सबसे पहले हमने जाना ब्राह्मी के बारे में, फिर जाना खरोष्ठी के बारे में, और अब चलते हैं सैंधव या सिंधु घाटी लिपि की तरफ। तो सिंधु घाटी लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी लिपि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हड़प्पा
और मोहनजोदड़ो, इन 2 जगहों से प्राप्त होता है। जैसा कि हम बहुत पहले आपको बता दिए थे, ऊपर ही हम बात बता चुके हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि है तथा भारत की प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि या सिंधु लिपि मानी जाती है। और हम बात करें, अब चूंकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है, तब हमको थोड़ा सा ब्राह्मी से हम तोड़कर अंदर की तरफ आते हैं। तो जब गुप्त काल का समय आता है तो ब्राह्मी के 2 भाग हो जाते हैं, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। जो आपकी दक्षिणी ब्राह्मी है, इससे तेलुगु, तमिल और कन्नड़, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। वही बात करें उत्तरी ब्राह्मी की, तो उत्तरी ब्राह्मी से आती है आपकी गुप्त लिपि, जो कि 4वीं से 5वीं शताब्दी के आसपास का समय उसका माना जाता है। गुप्त लिपि से आती है आपकी सिद्ध मातृका लिपि, जिसको ही कुटिल लिपि भी कहा जाता है। सिद्ध मातृका लिपि, जिसका समय माना जाता है 6वीं शताब्दी। इसके बाद आगे हम इसके अगर 2 भाग कर दें तो एक तरफ आती है आपकी नागरी, या इसी को हम देवनागरी कह सकते हैं, 9वीं शताब्दी, और दूसरी तरफ जाती है आपकी शारदा लिपि, जिसका समय है 10वीं शताब्दी। अब जो शारदा लिपि है, इससे कुछ और लिपियों का विकास हुआ है। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जानना आवश्यक है। गुरमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। गुरमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। बोध गया का एक अभिलेख हमको मिलता है, जो ये कहा जाता है कि सिद्ध मातृका लिपि में लिखा गया है। इस तरह हम आगे बात करें, लिपियों के विकास पर और बात करें, तो नागरी लिपि से ही उत्तर भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास स्वीकार किया जाता है। नागरी लिपि से ही उत्तर भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास स्वीकार किया जाता है। नागरी लिपि के भी 2 भाग हैं, पश्चिमी नागरी, पूर्वी नागरी। पश्चिमी नागरी और पूर्वी नागरी। और ऐसा माना जाता है कि देवनागरी का विकास पश्चिमी नागरी से हुआ है। देवनागरी का विकास पश्चिमी नागरी से हुआ है। अब यहाँ पर हम पश्चिमी नागरी में कौन कौन सी आती हैं और पूर्वी नागरी में कौन कौन सी लिपियाँ आती हैं, इस पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। बात करें पश्चिमी नागरी की, तो पश्चिमी नागरी में आपका आता है देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती और कैथी। तो पश्चिमी नागरी में आपका आता है देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती और कैथी। ऐसे ही चले हम पूर्व नागरी की ओर, तो पूर्व नागरी में आता है बांग्ला, असमिया और उड़िया। बांग्ला, असमिया और उड़िया। तो ये था हमारा देवनागरी लिपि का इतिहास, कि आखिर देवनागरी लिपि आई तो आई कैसे, और भारत में लिपियों का विकास कैसे हुआ, इस पर हम लोगों ने खुलकर बात की। और अब हम बात करते हैं कि इसका नाम देवनागरी ही क्यों पड़ा। तो ऐसा एक मत है, वो कहता है कि नगरों में, शहरों में अधिक प्रयोग होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो उस पर दूसरा पक्ष कहता है गुजरात में नागर गोत्र के ब्राह्मण, किस गोत्र के? नागर। गुजरात के नागर गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा इसका अत्यधिक उपयोग किया गया और इसके विकास को आगे बढ़ाया गया, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। तीसरे मत की बात करें तो तीसरा मत नागर शैली से जुड़ा हुआ है, जो कि धीरेन्द्र वर्मा जी का मत है। वो कहते हैं जो अधिकांश वर्ण हैं इस लिपि के, देवनागरी लिपि के जो अधिकांश वर्ण हैं, उनका आकार स्थापत्य कला की नागर शैली से मिलता जुलता है। स्थापत्य कला की नागर शैली से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा देवनागरी। जो चौथा मत है, प्राचीन काल में एक मान्यता थी
कि काशी को देवनगर अर्थात देवताओं का नगर कहा जाता था। काशी को देवनगर अर्थात देवताओं का नगर कहा जाता था, इसीलिए उस लिपि का नाम पड़ा देवनागरी। और पांचवा मत, आप समझिएगा कितने मत हैं। पांचवा मत कहता है कि पाटलिपुत्र जो शहर है, पाटलिपुत्र का अर्थ होता है नागर, और देव का अर्थ होता है वहां का राजा का नाम, अर्थात इसी के नाम पर पड़ा इसका नाम देवनागरी। पाटलिपुत्र शहर के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा देवनागरी। लेकिन इन सब के बीच एक मत ऐसा है जो सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिस पर किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है, और वो ये है कि बौद्ध ग्रंथ जो ललित विस्तार है उसमें देव और नाग नामक दो लिपियों का मिला जुला स्वरूप हमको दिखाई देता है। उन्हीं दोनों लिपियों का मिश्रित स्वरूप कहलाता है देवनागरी। ये है आपका देवनागरी के नामकरण का इतिहास। अब कुछ लिपियां ऐसी होती हैं जो या तो सजातीय प्रभाव डालती हैं या तो विजातीय प्रभाव डालती हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं या तो निगेटिव इफेक्ट डालती हैं। तो देवनागरी लिपि में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाने वालियों में आपका आता है गुजराती और मराठी। और बात करें विजातीय प्रभाव वालों की तो उनमें आता है अंग्रेजी और फारसी। इस तरीके से हमने देवनागरी लिपि के बारे में समझा। डॉक्टर वूलर का एक कथन यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने सिद्ध मातृका लिपि को ही न्यून कोणीय लिपि कहकर पुकारा है। डॉक्टर वूलर ने सिद्ध मातृका लिपि को ही न्यून कोणीय लिपि कहकर पुकारा है, और इसे ही बाद में कुटिल लिपि भी कहा गया है। अर्थात सिद्ध मातृका लिपि को ही डॉक्टर वूलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा है, और इसी को आगे चलकर कुटिल लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ दिखाई देता है। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, जिनका समय था 7वीं से 8वीं शताब्दी, के एक शिलालेख में हमको दिखाई देता है। तो यहाँ तक हमने दो बातें समझी कि देवनागरी का इतिहास क्या है, देवनागरी का उदय हुआ कैसे, किन परिस्थितियों में हुआ, और दूसरा देवनागरी का नामकरण कैसे हुआ। अब हम लोग बात करते हैं देवनागरी की विशेषताओं पर। देवनागरी की विशेषताओं की हम बात करें तो देवनागरी की जो मूल विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली विशेषता है इसके अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन। अर्थात का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, ये जितने भी वर्ण हैं इन सभी का एक वैज्ञानिक आधार पर विभाजन किया गया है। दूसरा, मात्रा प्रयोग की सुविधा, अर्थात मात्राओं का उपयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एक वर्ण के लिए एक ध्वनि। अंग्रेजी में एक समस्या दिखाई देती है, वो समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ प्रत्येक वर्ण के लिए एक फिक्स ध्वनि का निर्धारण किया गया है। चौथी विशेषता है ध्वनि एवं वर्ण में सामंजस्य। पांचवी विशेषता है इसमें एक बात कही गई है कि जितने भी अक्षर होंगे सब सिरोरेखा युक्त होंगे। इससे क्या होगा कि उनकी सबकी अपनी अलग पहचान रहेगी और अर्थवत्ता का भी द्योतक हैं, अर्थात अपने अलग अर्थ को भी व्यक्त करने में वो सक्षम हो जाएंगे। ये तो कुछ मूल विशेषताएं थीं जो कि हमको देवनागरी लिपि में दिखाई देती हैं। अब कुछ कमियां भी हैं, जरा उन पर भी एक ध्यान दे लेते हैं। बात करें इसके दोषों पर तो वर्तमान में दोष खत्म हो गया है, पर इसको बताना अति इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में क्या होता था कि देवनागरी लिपि में वर्ण द्वैधता, अर्थात एक ही वर्ण को दो तरह से लिखा जाना, जैसे भा
और मां, गौर करिएगा, वो छोटी सी घुंडी को हटा दें तो भा और मां में अर्थ स्पष्ट करना मुश्किल हो जाएगा। धा और घा पहले एक समस्या हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुंडी वगैरह सब कुछ सही कर दिया गया है और उस कमी को दूर कर दिया गया है और अब यह दोष दिखाई नहीं देता है। दूसरा दोष जो अभी भी है, एक अनिवार्यता है हिंदी में कि प्रत्येक वर्ण के ऊपर एक शिरोरेखा लगाई जाएगी। इससे होता क्या है कि समय की बर्बादी होती है, अर्थात समय की बचत की जा सकती है कि कुछ निश्चित वर्णों पर शिरोरेखा का प्रावधान कर दिया जाए, सभी पर अनिवार्य न किया जाए। तीसरा, देवनागरी के जो अंक हैं उनको लेकर भी भ्रम की स्थिति है। जैसे 9 को लेकर देवनागरी में 2 प्रकार के संकेत मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चौथा, आप खाना और रवाना, इन 2 शब्दों को जरा अच्छे से देखिएगा। खाना और रवाना बड़ा कठिन हो जाता है कई बार इनको पहचानना। ये जो लिपि चिन्हों में एक भ्रामकता है, इसको दूर करने का एक प्रयास विद्वानों के द्वारा देवनागरी लिपि में किया जाना चाहिए, जिससे इस लिपि की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। ये कुछ दोष हैं। यहां तक तो हमने पढ़ा देवनागरी लिपि है क्या, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे पड़ा, और देवनागरी लिपि के गुण क्या हैं, देवनागरी लिपि के दोष क्या हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्लास में चल रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि देवनागरी लिपि के विकास के लिए विद्वानों ने क्या क्या प्रयास किए हैं तथा भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। एक बात सबसे पहले जानना आवश्यक है कि मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप अर्थात फॉन्ट सबसे पहले कहाँ बना था। आप सबको यकीन नहीं होगा, भारत में नहीं बना था, विदेश में बना था, यूरोप में। तो मुद्रण के लिए देवनागरी फॉन्ट सबसे पहले यूरोप में बनकर तैयार हुआ और वहीं पर उसको टेस्ट किया गया था। एक और चीज जिसको आपको शायद ये जानकारी करके बड़ा ही अजूबा लगेगा कि चार्ल्स विल्किंस एवं पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात एक इंग्लिश विद्वान, सोचने वाली बात है कि भारत में देवनागरी के लिए नागरी टाइप बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो चार्ल्स विल्किंस और पंचानन को दिया जाता है। इसी तरह बात करें कि भारत में देवनागरी लिपि के विकास के लिए सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया, तो आपका जवाब होगा महादेव गोविंद रानाडे। पर कुछ किताबों में आपको दिखाई देता है तिलक के द्वारा केसरी फॉन्ट का उपयोग। पर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही सर्वप्रथम पहला व्यक्तिगत प्रयास किया गया था और यही सही है। और आप उस पर आगे मत बढ़िएगा कि आप सोचें कि सबसे पहला प्रयास तिलक ने केसरी पत्र के लिए तिलक फॉन्ट को तैयार करवाने में किया था। आगे बात करें तिलक की, तो तिलक ने केसरी पत्र के लिए तिलक फॉन्ट तैयार करवाया जो कि 190 टाइपों का था और ये एक बहुत अच्छा प्रयास था। 1926 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह प्रयास किया गया था। तिलक फॉन्ट मोस्ट है परीक्षा के लिए। इसी तरह बात करें तो वीर सावरकर और काका कालेलकर, वीर सावरकर और काका कालेलकर के द्वारा आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन राधा कृष्णन समिति ने 1953 में इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था और राधा कृष्णन उस समय लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कहा था आ की 12 खड़ी के प्रभाव से देवनागरी लिपि की सार्थकता को खतरा हो सकता है, अतः उन्होंने
आ की 12 कड़ी के सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। ऐसे ही बात करें, आ की 12 खड़ी का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो महात्मा गांधी का एक पत्र निकलता था, हरिजन सेवक। हरिजन सेवक उस समाचार पत्र में सबसे पहले आ की 12 खड़ी का प्रयोग किया गया था। हमने एक बात की थी अभी काका कालेलकर की। काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, या ये कहेंगे संयोजकता में उनकी, या अध्यक्षता में, जो भी कहना चाहें, एक समिति का गठन किया गया था 1935 में, जिसने कुल मिलाकर 14 सुझाव दिए थे। नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति गठित की गई थी 1935 में, जिसमें उसने कुल 14 सुझाव दिए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें महात्मा गांधी सभापति थे, तथा ये जो प्रयास किया गया था यह हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा किया गया था। उसमें क्या क्या बात कही गई थी उन 14 सुझाव में? जो बड़े बड़े सुझाव हैं उन पर हम एक बात कर लेते हैं, बकाया तो आप लोग समझदार हैं, जो परीक्षा के लिए तथा अन्य चीजों के लिए फायदेमंद होंगे। पहला, सिरोरेखा की आवश्यकता नहीं है। पहला सुझाव था कि सिरोरेखा की आवश्यकता नहीं, अर्थात लेखन में हर वर्ण के साथ सिरोरेखा लगाई जाए यह जरूरी नहीं है। दूसरा, आ की 12 खड़ी को स्वीकार किया जाए, दूसरा सुझाव था। तीसरा, प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण क्रम में लिखा जाए, जैसे का, खा, गा, घा, इसी क्रम में लिखा जाए। प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण क्रम में लिखा जाए। चौथा, जहां पर पूर्ण अनुस्वार हो वहां पर चांद बिंदु, और जहां पर नासिक या अनुनासिक हो, अंतिम वर्ण है किसी भी वर्ग का या अनुनासिक है, वहां पर केवल बिंदी का प्रयोग किया जाए, ना कि चांद का। किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए, और जितने भी नासिक के व्यंजन हैं उनके लिए भी अनुस्वार का ही उनके लिए भी अनुनासिक का प्रयोग किया जाए, ना कि अनुस्वार का। ठीक है। और अंकों का जो स्वरूप बनाया जाए, अंकों का जो स्वरूप बनाया जाए वह भारतीय हिंदी मानक वाला ही हो। अंकों का जो स्वरूप बनाया जाए वह भारतीय हिंदी मानक वाला ही हो। इसके अलावा एक जो सुझाव था वो ये था कि ए और ओ, ए और ओ, ए, आए, ओ, औ, इनके में ए और ओ, इनके लिए ह्रस्व मात्रा का प्रयोग किया जाए, तथा अय तथा औ के लिए दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त ला, जो पुराना ला है, उस वर्ण का भी उपयोग किया जाए। और एक और सुझाव था कि जो आपका छा छत्री है, इसकी जगह पर आधा का और खिटकोण वाला शा का प्रचलन किया जाए। छा छत्री के साथ साथ कहीं कहीं पर क्या, आधा का और खिटकोण वाला शा का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये कुछ विशेष सुझाव थे जो कि काका कालेलकर समिति के द्वारा दिए गए, जिनके सुझावों की गणना करने के लिए कमेटी गठित हुई, जिनमें डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिपि सुधार समिति के जो समय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने 1953 में आ की 12 खड़ी के सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कुछ सुझावों को उन्होंने स्वीकार किया जो आगे चल के मानक हिंदी के लिए उपयोगी साबित हुए। इसी प्रकार शारदा चरण मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। शारदा चरण मित्र, इन्होंने लिपि विस्तार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सभियों के लिए केवल एक लिपि का गठन किया जाए और देवनागरी लिपि उन सबको इस प्रकार अपने आप में समाहित कर ले कि आसानी से संपूर्ण भारत को एक लिपि के बंधन में बांधा जा
सके। यह शारदा चरण मित्र का सुझाव था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसी प्रकार अगला इंपॉर्टेंट, श्रीनिवास जी ने सारे महाप्राण व्यंजनों को हटाने, आप जानते हैं हिंदी में दो प्रकार वर्ण होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। जिस घोष अघोष ऐसी अल्प प्राण महाप्राण, का अल्प प्राण, खा महाप्राण, गा अल्प प्राण, घा, इस तरह से होता है ना, आप जानते होंगे अच्छे से। तो सारे महाप्राण व्यंजनों को हटा दिया जाए एवं जो अल्प प्राण व्यंजन है ना, उनके नीचे एस का संकेत करके वहीं पर महाप्राण व्यंजनों को व्यक्त कर दिया जाए। समझ में आया? अर्थात अलग से महाप्राण व्यंजन हटा दिए जाएं, जो अल्प प्राण व्यंजन उन्हीं के नीचे एस कर दिया जाए, तो यह समझ लिया जाएगा कि वो अगला अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन है। अर्थात व्यंजनों की संख्या को कम करने का सुझाव श्रीनिवास जी ने दिया था। इसके बाद अगले सुझाव की बात करें तो गोरखनाथ का सुझाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि मात्राओं को वर्णों के बाद कोई भी मात्रा लगानी है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ, बड़ा, जो भी डंडा है, जो भी है, तो क्या करें कि मात्राओं को वर्णों के बाद अलग से दाहिनी ओर लिख दिया जाए। जैसे मैना, मैना में माँ अलग, दो पाई अलग और ना उसका डंडा अलग। माँ अलग, दो ठो पाई अलग, ना अलग और उसका डंडा अलग, मैना। इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव है बाबू श्याम सुंदर दास का सुझाव। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव दिया था, या सीधे सीधे कहें अंगा और इया के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव दिया था। लेकिन पंचम वर्ण याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ताकि वो सब में प्रयोग में आ सकता है। ये तो थे कुछ व्यक्तिगत प्रयास। अब जरा हम कुछ संस्थागत प्रयासों पर भी बात कर लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ज्ञानधारा एकेडमी आप सभी को अच्छे से समझा पाने में सक्षम साबित हो रही होगी और आप सभी को बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमारा प्रयास है कि हम आपको इन छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से जितना भी हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है उसको आसानी से समझा पाएँ और आप सबको फ़ायदेमंद साबित हो, और किसी भी परीक्षा में आप लोग जाएं तो आप अंतिम रूप से चयनित हों। यही हमारा मूल उद्देश्य है। बात करते हैं संस्थागत प्रयासों की। जो तिलक फॉन्ट है, इस पर जो चर्चा के रूप में पहली बार बात की गई संस्थागत रूप से, तो महाराष्ट्र साहित्य परिषद जिसका मुख्यालय पुणे में है, पहली बार वहाँ पर इसकी चर्चा की गई थी और एक मीटिंग हुई जिसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया और तिलक टाइप पर वहाँ पर या तिलक फॉन्ट पर वहाँ पर चर्चा की गई थी। इसी प्रकार जो आ की 12 खड़ी का प्रयोग हो ना हो, किस तरह से हो, कैसे करें, कहाँ कहाँ किया जाए, कहाँ इसके प्रयोग को वर्जित किया जाए, इन सभी मुद्दों पर पहली बार संस्थागत रूप से बातचीत राष्ट्रभाषा प्राचार समिति वर्धा में इस पर पहली बार चर्चा हुई थी। इसी तरह अगर हम बात करें, हमने आपको अभी बोला था कि गोरखनाथ का सुझाव और श्रीनिवास का सुझाव अस्वीकार कर दिया गया था। अब आपको ये जानना अति आवश्यक है कि इनके सुझावों को कहाँ और किसने अस्वीकार किया था। तो हमारी एक संस्था है काशी नागरी प्रचारणी। इन लोगों ने नागरी लिपि के सुधार हेतु एक उप समिति का गठन किया और उस उप समिति में गोरखनाथ के और श्रीनिवास जी के सुझावों को रखा गया, साथ में अन्य सुझावों को भी प्रस्तुत किया गया। और इस समिति से यह निर्णय निकल कर आया कि गोरखनाथ का सुझाव और श्रीनिवास का सुझाव दोनों अनएक्सेप्ट कर दिए जाएं, अनएक्सेप्टेबल हैं, अस्वीकार किए जाते हैं। अतः वहाँ से ही गोरखनाथ और श्रीनिवास के सुझाव पर बातचीत होना बंद हो गया। इसके बाद हम करें प्रथम सरकारी प्रयास, अगर हम बात करें तो 31 जुलाई 1947 बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा 31 जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उस समिति ने विस्तृत लेवल पर कुल 9 बैठकें की और जितने भी सुझाव दिए गए थे
उन सुझावों पर चर्चा की और चर्चा करने के उपरांत उन्होंने कहा कि राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन कर दिया जा रहा है। 1953 में आदेश जारी हुआ और वह ही तय करेगी कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। उसके बाद हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं कि राधा कृष्णन समिति के द्वारा ही आकी 12 खड़ी के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने अब तक पढ़ा व्यक्तिगत प्रयास क्या हुए, फिर हमने देखा कि संस्थागत प्रयास कैसे हुए और लास्ट में देखा कि प्रशासनिक या सरकारी प्रयास कैसे हुए। अंत में मानकीकरण को लेकर जितने भी काम हुए तो जो अति इंपॉर्टेंट हैं केवल उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। बकाया मानकीकरण के बारे में मैंने अच्छा खासा आपको डीपली नॉलेज दे दिया है, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होगी। बल्कि आप अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है। जैसे सिरोरेखा को स्वीकार कर लिया गया, यह कहा गया कि सिरोरेखा अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। यह मानकीकरण है जो सरकार के द्वारा किया गया, हम उस पर अब बात कर रहे हैं। दूसरा, पंचम वर्ण के अनुस्वार, पंचम वर्ण के लिए अनुस्वार और किसी भी स्वर की अनुनासिकता के लिए चंद बिंदु। फिर सुनिएगा, पंचम वर्ण के लिए अनुस्वार, जो पांचवा वर्ण है उसके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाए और जितने भी स्वर हैं उनकी अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा आ, आड़ा, भा, धा, झा और खा, आ, अड़ा, भा, धा, झा और खा, इनका जो आदि मानक रूप है इसे ही स्वीकार किया जाए, ये मोस्ट है। इसके अलावा आ की 12 खड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए और खा को इस तरह का खा लिखा जाए जो हमने आपको पीछे बगल में लिखकर दिखाया है। इतने मानकीकरण की कुछ मूल चीजें थी जो हमने आपको लिख के बता दिए। इसके अलावा जैसे आपने एक चीज देखी होगी, चाहिए, चाहिए में क्या लिखते हैं, चाहिए, या यज्ञ और एक पाई। कीजिए, कीजिए, या यज्ञ और एक पाई। दीजिए, या यज्ञ और एक पाई। पीजिए, ये सब गलत है। इनके स्थान पर ए का प्रयोग होना चाहिए। ए, चाहिए, कीजिए, दीजिए, पीजिए। क्लियर? इस तरह की चीजों पर भी बातचीत यहां पर की गई है। इसके बाद कुछ और अन्य प्रयास हुए हैं जिन पर हम और बात करेंगे। जैसे मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिए, परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन 1966 में हुआ। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण सर्वप्रथम 1967 में किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये प्रश्न अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 50 में पूछा गया था कि नागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा नंदी नागरी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम देख लेते हैं। का, खा, जा और फा के नीचे बिंदी आप लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहा जाता है नुक्ता। का, खा, गा, जा और फा के नीचे नुक्ता लगाने का जो शुभारंभ किया था वो किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इसके अलावा हम बात करें कि सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को पहली बार अप्रमाणिक घोषित किया तथा उसके स्थान पर उन्होंने रोमन लिपि के प्रयोग की सिफारिश की थी। और इसके अलावा हम बात करें लिपियों के प्रकार की, लिपियों का क्रम क्या होगा, तो बार बार पूछा गया है, एक बार मैं बता देता हूं। तो लिपियों का क्रम है, सबसे पहले आई चित्रलिपि, फिर प्रतीक, फिर भाव और फिर ध्वनि। चित्रलिपि
प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी निश्चित तौर पर कमेंट करें। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लगातार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।